हम लोग जा रहे हैं नालंदा। नालंदा द्वार में आ गए हम लोग। राजगीर के बाद सिलाव आता है। सिलाव जहाँ खाजा का प्रसिद्ध है, जो जगह सिलाव का खाजा के लिए। और अब हम लोग नालंदा जा रहे हैं। नालंदा जो पुराना यूनिवर्सिटी थी वहाँ पे, और उससे आगे हम लोग भगवान महावीर की जन्मस्थली भी जाएंगे। आज बड़ा ही अद्भुत दिन है हम लोगों के लिए। हम लोग ये नालंदा विश्वविद्यालय जो भग्नावशेष है उसमें है, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर के अधीन अभी है, रख रखाव के लिए रखा गया है। ये यहाँ लोगों ने गाइड ले रखा है। हम लोग गाइड नहीं लिए हैं, क्योंकि अगर गाइड तो सब चीज़ बता देगा, फिर आप लोग आइएगा नहीं। तो यहाँ आइए, देखिए, समझिए कि क्या क्या है। ये विश्व धरोहर है नालंदा यूनिवर्सिटी, जिसके बारे में कहा गया था कि यहाँ पे बहुत सारी पांडुलिपियाँ थीं ओरिजिनल, जिनको कि एक बार आग लगी या लगाई गई, क्या हुआ, और उसमें सब नष्ट हो गया। जैसे हम लोगों ने अपनी सभ्यता का हर बार विनाश किया है, वैसे ही यहाँ भी हम लोगों ने खिलवाड़ किया था। हमारे ही पिछली कई पीढ़ियों में से किसी ने किया होगा। सरकारी दस्तावेज में आग लगा देना कोई नई परंपरा नहीं है। खैर, कोई बात नहीं। ये ग्रेनरी सेल्स ऑफ मॉनेस्ट्री नंबर 1 1916 से 18 में एक्सकेवेटेड किए गए थे नालंदा में। ये चीज़ 1918 में। फिर ये जो है, इसका एक्सकेवेशन हुआ था वर्टिकल एक्सकवेशन ट्रेंच फ्रॉम साइट ऑफ टेम्पल नंबर 3। ये भी 1917-18, माने अंग्रेजों के समय में ये सब खुदाई हुई थी। अच्छा, उस समय फोटो खींची गई थी। ये देखिए आप, यहाँ पे फोटो भी खींची गई थी। 1917-18 में ये सब काम हुआ है। अलग अलग यहाँ पे लगा हुआ है, लोग दिखा रहे हैं आपको। एक महान अनुभूति है यहाँ पे आना, इस जगह पे, जहाँ पे हमारे विश्व को हमने बहुत सारी चीज़ें दी होंगी, जिसको लोग लेके गए यहाँ से। हेनसांग एक जो चीनी यात्री था, वो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें अपने साथ लेके गया, लेकिन तब भी बहुत सारी चीज़ें नहीं ले जा पाया होगा। और हम लोगों ने, माने हमारे बीच में जो भी लोग रह रहे थे, इसी सभ्यता के नागरिक, उन लोगों ने एक दिन इसको मौका पाके जला दिया। चलिए, कोई नहीं, आपको घुमाते हैं। देखिए, विश्व धरोहर में से एक व्यक्ति हैं, घूम रहे हैं नालंदा। शताब्दी ईसा पूर्व में भगवान महावीर एवं बुद्ध के काल से ही नालंदा की ऐतिहासिकता के प्रमाण प्राप्त होते हैं। बुद्ध के परम प्रिय शिष्यों में से एक सारिपुत्र के जन्म एवं निर्माण स्थल के रूप में भी इसे जाना जाता है। प्राच्य कला व संस्कृति के विख्यात शिक्षा संस्थान व महाविहार के रूप में इसकी पहचान 5वीं सदी में स्थापित हुई, जब चीन सहित अनेक सुदूरवर्ती देशों से बौद्ध भिक्षु ज्ञानार्जन हेतु यहाँ आते थे। यानी 5वीं शताब्दी में नालंदा की पहचान हो चुकी थी। इस संस्थान से जुड़े विद्वानों में नागार्जुन, आर्यदेव, वसुबंधु, धर्मपाल, सुविष्णु, असंग, शीलभद्र, धर्मकीर्ति, शांत रक्षित इत्यादि प्रमुख हैं। इनके अतिरिक्त प्रसिद्ध चीनी यात्रियों हेनसांग एवं इत्सिंग के नाम विशेष उल्लेखनीय है, जिन्होंने अपना यात्रा वृत्तांत में नालंदा के महाविहारों, मंदिरों तथा भिक्षुओं की दिनचर्या आदि का विशद वर्णन किया है। धर्मशास्त्र, व्याकरण, तर्कशास्त्र, खगोलिकी, तत्वज्ञान, चिकित्सा एवं दर्शन शास्त्र आदि इस शिक्षा केंद्र में अध्ययन के प्रमुख विषय थे। यानी 5वीं शताब्दी में व्याकरण, तर्कशास्त्र, खगोलिकी यानी एस्ट्रोलॉजी होगा, तत्वज्ञान यानी मटेरियल साइंस, चिकित्सा
एवं दर्शन शास्त्र में चिकित्सा की भी पढ़ाई होती थी। उल्लेखनीय अभिलेखीय प्रमाणों के अनुसार समकालीन शासकों द्वारा दान किए गए अनेकों ग्रामों के राजस्व से इन महाविहारों का व्यय वहन किया जाता था। प्राचीन युग के एक महानतम विश्वविद्यालय के रूप में प्रतिष्ठित नालंदा महाविहार की स्थापना गुप्त सम्राट प्रथम कुमारगुप्त प्रथम ने 413 से 455 ईस्वी के बीच में की गई थी। कन्नौज नरेश हर्षवर्धन 606 से 647 ईस्वी व पूर्वी भारत के पाल शासकों 8वीं से 12वीं सदी के समय में भी महावीरों को राज प्रश्रय अनवरत प्राप्त होता रहा। यद्यपि इस महान शिक्षा संस्थान का क्रमिक ह्रास परवर्ती पाल शासकों के समय से ही प्रारंभ हो चुका था, किंतु लगभग 1200 ईस्वी में बख्तियार खिलजी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप नालंदा की कीर्ति पूर्णतः धरती के गर्भ में समा गई। यानी 1200 ईस्वी में 1200 एडी में बख्तियार खिलजी ने इसको खत्म कर दिया। भारतीय पुरातत्व संरक्षण द्वारा कराए गए उत्खनन 1915-37 तथा 1974-82 के यहाँ ईंट निर्मित 6 मंदिरों एवं 11 विहारों की सुनियोजित श्रृंखला अनावृत हुई, जिनका विस्तार 1 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक है। यानी 1 स्क्वायर किलोमीटर में ये यूनिवर्सिटी है जो है। बाकी सारी चीजें आप वहां पे देखिएगा, ठीक है। और लेकिन मेन बात यह है कि ये 400 एडी में 400 एडी में ये विश्वविद्यालय बना था और 1200 एडी में इसको बख्तियार खिलजी ने खत्म कर दिया। यानी 800 साल तक ये विश्वविद्यालय रहा। और आप इसका देखिएगा, अभी भी इसका अवशेष है। इसका अवशेष अभी भी होने का मतलब है कि ये जो नालंदा यूनिवर्सिटी है, इसकी नींव इतनी मजबूत थी, मतलब आर्किटेक्चरल ही देख लीजिए, इंजीनियरिंग ही देख लीजिए, कि अभी भी इसका चीज है। नहीं तो 400 से 2500 तक आते आते 2100 साल में कुछ बचता नहीं है। तो इतना ये देखिए, आप यहाँ पे जो शिक्षा दी गई होगी वो कितनी पीढ़ियों तक गई ये नहीं पता, लेकिन यहाँ पे जो मॉन्यूमेंट बना है, जो आर्किटेक्चरल डिजाइन बना है, वो अभी भी जीवित है। 2016 को इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको लिया गया है, नहीं बहुत देर से लिया गया है, ठीक है, 15 जुलाई 2016। हाँ चलिए साहब, ये हमारे गाइड हो गए। हाँ सर्वप्रथम मैं गाइड की हैसियत से आपका स्वागत करता हूँ। मेरा नाम अनिल कुमार है। हाँ। मैं पिछले लगभग 30 साल से यहाँ गाइड हूँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अप्रूव्ड गाइड हूँ सर। हम 1995 से यहाँ गाइड हैं। ओके सर। ये नालंदा विश्वविद्यालय, जैसा 1 मिनट सर। हाँ ठीक है, सॉरी। तो सर प्रथम मैं गाइड की हैसियत से आपका स्वागत करता हूँ। मेरा नाम अनिल कुमार है और मैं यहाँ पिछले 30 साल से गाइड का काम कर रहा हूँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टूरिस्ट ऑफिस के द्वारा मैं अप्रूव्ड गाइड हूँ सर। सर ये नालंदा विश्वविद्यालय है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना भगवान बुद्ध के आने के कारण हुई। शायद बुद्ध नहीं आते तो विश्वविद्यालय यहाँ नहीं बनती। नालंदा की कहानी 6th सेंचुरी BC से प्रमाणित हुई है, जब ये आम्र पवारिका वन के नाम से जाना जाता था। हियर वाज ओनली मैंगो गार्डन सर। भगवान बुद्ध यहाँ आए और उन्होंने 2 शिष्य बनाया, मोगलाना एंड शारिपुत्रा। सर मोगलाना, जिसकी समाधि सांची स्तूपा मध्य प्रदेश भोपाल में है। यहाँ एक सबसे ऊंची और बड़ी स्तूप जो नेट आदि पे छपा होता है वो शारिपुत्र का स्तूप है, जिसे राजा अशोक ने बनाया था, ऑन द रेलिक्स ऑफ शारिपुत्रा। उसके बाद विश्वविद्यालय की स्थापना उसी शारिपुत्र स्तूप के यादगारी में कुमार गुप्त ने किया। सो एक्चुअल कुमार गुप्त इसके फाउंडर थे 5वीं शताब्दी में। 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन, 9वीं शताब्दी में राजा देवपाल ने इसका पूरा विस्तार किया। सर इसकी एरिया 10 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा था। एट ए टाइम यहाँ 10,000 छात्र और 1,500 प्रोफेसर पढ़ने पढ़ाने के काम में लगे हुए थे। लेकिन 12वीं शताब्दी में तुर्किस्तान आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी का आक्रमण से ये नष्ट कर दिया गया। 3 बड़ी बड़ी पुस्तकालय यहाँ थी, जिसका नाम रत्न सागर, रत्न दधी, रत्न रंजिका था। 3 पुस्तकालय थे यहाँ पे, रत्न सागर, रत्न दधी, रत्न रंजिका। दैट वाज वेरी रिच लाइब्रेरी सर। दैट वाज 9 फ्लोर बिल्डिंग। वो 9 मंजिला था। 9 मंजिला उस समय सर जी।
मतलब ये हम लोग बात कर रहे हैं 400 साल पुराने का, 5वीं शताब्दी का, 5वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे हम बता रहे हैं कि नालंदा यूनिवर्सिटी 9 मंजिला इमारत थी। बनी हुई थी। तो मतलब जिस समय हम लोग जो हैं अपना यहाँ पर 18वीं शताब्दी में भी हम लोग कच्ची मिट्टी का मकान लेके रह रहे थे। और जो है 19वीं शताब्दी में जब अंग्रेज आए तब हमको लगा कि पक्का मकान बन सकता है। लेकिन आपके कथन अनुसार यहाँ पे नालंदा यूनिवर्सिटी 9 मंजिला और 5वीं शताब्दी में, 5वीं शताब्दी में। जी हाँ। तो मतलब हम लोगों ने, हम ये कह सकते हैं कि हम लोगों ने विकास पाया नहीं है, विकास खोया है हम लोगों ने इस दौरान। रियली सर, उस समय से यदि तालमेल किया जाए, हमारी कल्चर इतनी मजबूत थी कि उस समय ही हम पूरे दुनिया के लिए रियल गोल्ड थे। हाँ। तो ये 10 किलो। तो ये हमारे गाइड हैं अनिल जी, जो नालंदा यूनिवर्सिटी हम लोगों को घुमा रहे हैं। हम लोगों ने एक अफसोसनाक पटल चित्र हर जगह पे देखा है, वो कि भग्नावशेष लिखा हुआ है। मतलब खंडहर, हर जगह पे खंडहर लिखा गया है। खंडहर था नहीं, खंडहर हमने बनाया है। हम इसको अगर इसका नाम ही बदल सके, नाम बदलने की आजकल प्रथा चल रही है, तो अगर हम इसका नाम कर सकें कि नालंदा विश्वविद्यालय के स्मृति शेष, तो ज्यादा अच्छा लगेगा, थोड़ा डिग्निफाइड लगेगा। क्या कहना है? चलिए बताइए अनिल जी। तो सर 1 वर्ग किलोमीटर की खुदाई हुई, चुके फिर ये मिट्टी से दबा हुआ था। हाँ। अब 1 वर्ग किलोमीटर एरिया को निकाला गया है। बाकी एरिया पर गांव बसा हुआ है सर जी, खुदाई बंद है। चारों तरफ को देखा जाए गांव बसे हैं, खुदाई बंद है। खुदाई जो हुआ है मात्र 1 वर्ग किलोमीटर का हुआ है। लेकिन सर अभी तक नालंदा का ओरिजिनल गेट नहीं मिल पाया है। अच्छा। ये दीवार काट करके बनाया हुआ रास्ता है, जिससे हम प्रवेश भी करते हैं और इसी से वापिस बाहर आएंगे। अतः ये जो सीमेंट का सपोर्ट है सर, ये बाद में डाला गया है। हम नालंदा का जो इन्फॉर्मेशन सर को देते हैं वो ह्वेनसांग की डायरी से प्रमाणित होती है, जिन्होंने अपनी डायरी में लिखा था नालंदा में एडमिशन के लिए 4 भव्य गेट थे, जहां द्वारपाल टेस्ट परीक्षा लेते थे। यदि छात्र सही जवाब देते थे तो एडमिशन होता था। विचार किया जाए, जहां का द्वारपाल इतना टैलेंट हो, प्रोफेसर प्रिंसिपल कितने विद्वान रहे होंगे। मतलब आप आज के समय में गेट कीपर मतलब किसी को भी रख देते हैं जो 12 घंटा अपने पैर पे खड़ा हो सके। उस समय नालंदा यूनिवर्सिटी के एडमिशन काउंसलर, एडमिशन इंचार्ज वहाँ के द्वारपाल थे। यानी वो द्वारपाल जैसे निम्न पद पर उच्च कोटि के विद्वान थे। जी बताएं सर। ये छोटा छोटा गड्ढा, ये गड्ढा नहीं कमरे हैं। हाँ। और एक एक कमरे में एक एक लोग रहते थे। ये गुप्त काल में बना था। अच्छा। अर्थात मेरे कहने का सर, वो उस समय का रोड बेसमेंट है सर जी। इतना जमीन भर गया है 1600 साल में, जिस पर आप चल करके आए हैं। अच्छा। वो गुप्त काल का कमरा, वो दरवाजा था। हम छत के पास में खड़े हैं। वाई नेचर जब ये बिल्डिंग सर टूट जाता था, दूसरा राजा इसे बंद करके इसके ऊपर दूसरा या तीसरा फ्लोर का निर्माण करते थे। सो नालंदा बहुमंजिली इमारत थी। ये पहला फ्लोर, वो दूसरा फ्लोर, ऊपर का फ्लोर नष्ट हो गया है। ह्वेनसांग की डायरी के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय में 4 बड़े बड़े जो गेट थे, उसमें एक भी गेट अभी तक नहीं मिल पाया है सर। मतलब अभी जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बताया है कि 1 स्क्वायर किलोमीटर का उन्होंने इसको प्रमाणित किया है। आपके अनुसार से 10 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा, ये ह्वेनसांग की डायरी बताता है। अच्छा, ह्वेनसांग की डायरी बताती है। तो हमारे यहाँ वाले तो थोड़ा कम बेसी लिख देते हैं, वो तो ठीक ही ठाक लिखा होगा। जी। ह्वेनसांग ने लिखा था नालंदा की परिभाषा, नालंदा 2 शब्दों का मेल है, नालंग और दा। नालंग माने कमल का फूल, जो ज्ञान का प्रतीक है। दा माने देने वाला, जो ज्ञान देने वाला जगह है, वही नालंदा है। ये नालंग जो है सर, ये पाली वर्ड है, क्योंकि विश्वविद्यालय की भाषा पाली भाषा थी। अच्छा, पाली यहाँ की भाषा थी। नालंग और दा 2 शब्द से नालंदा बना। नालंग यानी कमल का फूल, कमल का फूल यानी मैं, नीरज भी कमल है। हाँ, ज्ञान का प्रतीक। अच्छा भाई, हम भी ज्ञान के प्रतीक है, नीरज। ठीक है। दा माने देने वाला, देने वाला, ज्ञान देने वाला जगह, ज्ञान देने वाला जगह, देने वाले सर नीरज कहलाते हैं सर। रियली सर। ठीक है। तो नालंदा के नाम से सर जी किताबों में, अखबारों में जो तस्वीर छपती है, वो तस्वीर छपा होता है। आया जाए। अच्छा। नालंदा की पहचान उसी तस्वीर से होती है। अच्छा, नालंदा यूनिवर्सिटी का ये फोटो जो आपके सामने आ रही है, नालंदा का मेन स्तूपा है, जिसका नाम है सर सारीपुत्र का स्तूपा। वो स्तूप सबसे पहले सम्राट अशोक ने बनाया था, और उसी यादगारी में ये यूनिवर्सिटी बनी है सर। अच्छा जी। ये सर चौकोर स्थान जो देखते हैं, सब मेडिटेशन प्लेटफॉर्म है,
जहां बैठ के लोग साधना, ध्यान, योग करते थे। अब हम एक हॉस्टल के अंदर जा रहे हैं सर। एक हॉस्टल में जो व्यवस्था देखेंगे, ऐसा ही 108 हॉस्टल था नालंदा में। अभी 11 की खुदाई हुई है, सब बनावट में एक जैसे हैं सर। हर हॉस्टल की एंट्रेंस पे दोनों तरफ में भगवान बुद्ध की मूर्ति होती थी। अच्छा। लोग अंदर जाते थे या बाहर आते थे, मूर्तियों को नमस्कार करते थे सर जी। इनका मंत्र होता था नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। सर के दिमाग में एक प्रश्न चल रहा होगा, पता नहीं इसमें कितना पुराना है और कितना नया है। हाँ। तो सर ये जो नीचे वाला एकदम स्मूथ और अच्छा और लाल दीवार देख रहे हैं, हाँ। ये आपकी ओरिजिनल दीवारें हैं सर, जबकि वो बाद का है जो डिपार्टमेंट ने इनको बचाने के लिए लगाया है, जिसमें सीमेंट पता चलता है। ओरिजिनल वाला देखा जाए लगता ईंट के ऊपर ईंट चिपकाया हुआ है, जबकि सर जी चूना, सुर्खी माटी, बेल का रस, गुड़ और उड़द की दाल का पतला मटेरियल इसमें लगा हुआ है। जो नया है वो पुराना लग रहा है, जो पुराना है वही नया लग रहा है। माने 4वीं शताब्दी में, 5वीं शताब्दी में जब ये बना, उस समय पक्की ईंट की दीवारें थी हमारे यहाँ। सुर्खी चूना का उससे जुड़ाई होता था, बेल, और उसका मतलब आप समझिए खाने वाली चीजों से, यानी आप जिसको कहते हैं ना कि इको फ्रेंडली, वो ये था। और इको फ्रेंडली होने के साथ साथ ये आज जो है 2000 साल पूरा कर गया। हाँ हाँ सर, ये काला काला दाग ओरिजिनल जलने वाला दाग है, जो नालंदा 6 महीना तक जलता रहा। इतना आग तेज था सर, तापमान इतना हार्ड था कि ईंट भी पिघल गया है। दीज आर ऑल मेल्टिंग ब्रिक सर। ये जलने का साक्षात 6 महीने तक आग लगी थी यहाँ पे। मतलब एक आध दिन में तो, आज के समय तो कैलिफोर्निया जंगल की आग लोग देखते हैं कि भाई महीनों चलती है, लेकिन यहाँ 6 महीने तक आग लगाई गई थी। आप समझिए, जिसमें ईंट पिघली है दीवार की। तो आप ये देखिए कि ये जो है मतलब यहाँ पे इतना ज्ञान का भंडार था जो कि 6 महीने तक जलते रहा। सर जी, अभी भी इन जगहों पर फीलिंग किया जाए तो नेचुरल एसी जैसा ठंडा महसूस होता है। हाँ। इनकी बनावट के कारण नेचुरल एसी जो आप फीलिंग भी कर रहे हैं। सही बात है सर, हम एक बौद्ध विहार, एक हॉस्टल के अंदर आ गए। हर हॉस्टल में 108 लोगों के रहने, पढ़ने, खाने पीने की सारी व्यवस्था थी। इनके लिए 2 कॉमन बाथरूम था। सो दिस वाज यूज फॉर टेक बाथ, टॉयलेट इन ओपन एरिया सर। इनका ड्रेनेज सिस्टम देखा जाए हड़प्पा मोहनजोदड़ो सभ्यता की जैसा उधर से ढाल बना हुआ है। सीमेंट बाद में दिया गया है, सिस्टम वही पहले वाला है। 3 इंची से शुरू हुआ नाली, यहाँ 30 इंची गड्ढा हो गया है। और अभी हमारा विभाग जो है नाली बनाने में सोचता है। कोई बात नहीं सर, ये आपका ओरिजिनल दीवार और ये बाद वाला है। जो बाद वाला है वही टूट रहा है सर। पहले वाला कितना अच्छा और स्मूथ है। नया 9 दिन, पुराना 100 दिन। हाँ। तो इनका ड्रेनेज सिस्टम में सर जहाँ कहीं भी सीमेंट का यूज हुआ, वहाँ जगह जगह पे डेट डाला हुआ है। ये SIR आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1960। ये सब अच्छा। लिविंग रूम है सर। एक कमरा एक लोगों को प्रोवाइडेड था। सब में बड़ा बड़ा लकड़ी का दरवाजा जिसका चौखट लगता था। हर दरवाजे पे एक लाइट शेल्फ, ये दीपक रखने का जगह है। ये बुक शेल्फ, ये किताब रखने का जगह है सर जी। तो देखा जाए एक कमरा एक लोगों के लिए इनफ है कि नहीं? हाँ, ये एक तो कमरा एक लोगों को ये provided बुक शेल्फ है। जी हाँ। बुक शेल्फ है, और ये एक आदमी का एक कमरा है। वाह भाई वाह। तो यहाँ आप समझ लीजिए, आप लोग हार्वर्ड और कैम्ब्रिज जाने के लिए परेशान रहते हैं, वहाँ का गेट कीपर आपका इंटरव्यू नहीं ले पाएगा, लेकिन यहाँ का गेट कीपर जो है वही इंटरव्यू लेके आपको इंसान बनाएगा। रेशियो था 7:1। प्रत्येक 7 बच्चों के लिए एक टीचर थे सर। हर 7 बच्चों पर एक टीचर। जी, हर 7 कमरे के बाद एक टीचर का कमरा था, जो एक ही जैसा था। अच्छा। उसमें कोई अलग व्यवस्था मतलब टीचर और बच्चे एक साथ रहते थे। हर 7 कमरे के बाद एक टीचर का कमरा है। अब आप ये देखिए कि जो बच्चे यहाँ पढ़ने आते रहे होंगे, वो तो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे होंगे, है ना। तो वो आए, अपना पढ़ाई की और चले गए।
लेकिन टीचर वहीं रह रहा है, तो यानी टीचर हमेशा के लिए साधु बन गया। हाँ, टीचर का अपना परिवार नहीं हुआ, तब ना वो टीचर जो है बच्चों के साथ रह रहा है ना। तो हाँ बताएं। ड्रेनेज सिस्टम का जो व्यवस्था है सर, ग्रेजुअली डाउन होता जा रहा है। सीमेंट एएसआई ने बाद में कर दिया। आज के डेट में भी इनकी बरसाती पानी इसी नाली से बाहर चली जाती है। दिस इज वेरी स्लोपिंग फ्रॉम दिस साइड। तो मतलब ड्रेनेज जो है, ये हॉस्टल का ड्रेनेज है, नाली है, 90 डिग्री ये जो है ये आगे जाते जाते और गहरी होते जा रही है। मतलब कहते हैं ना कि रोड अगर सही रखनी है तो उसमें स्लोप सही होना चाहिए। तो यहाँ वही ये मतलब एंशियंट थॉट है जिसको आज हम लोग आज भी इनकलकेट नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ से नाली शुरू हो रही है और नाली की व्यवस्था उस समय की गई है, यानी आप नाली वहीं पे होगी जहाँ सभ्यता होगी। लोग एक हमारे यहाँ बड़ा आसान कल्चर है कि लोग क्या करते हैं कि अपना घर बहुत अच्छा बनाया और नाली बाहर में निकाल दिया। तो यहाँ पे भी बाहर में नाली है, लेकिन नाली जो है धीरे धीरे स्लोप होते जा रही है, माने उसको उसमें इतना फ्लो हो जाएगा कि उसको साफ करने के लिए आदमी मैनुअल स्कैवेंजिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे आप जहाँ पे द्वारपाल इतने पढ़े लिखे हैं कि बच्चों का इंटरव्यू ले रहे हैं एडमिशन के लिए, तो फिर वहां पे तो स्कैवेंजिंग वाला तो वो भी तो अपने आप में विद्वान ही होगा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। सर हर हॉस्टल में ये चारों तरफ कमरे थे। अच्छा, ये एक हॉस्टल है जो हम लोग घूम रहे हैं, इसमें चारों तरफ कमरे हैं। हाँ, हर हॉस्टल में सर एक स्पेशल गुफा होता था। अच्छा, फॉर कंप्लीट कंसंट्रेशन। ये सिस्टम हर कमरे में नहीं था, लेकिन हर ब्लॉक के किसी एक कमरे में था, जहां वो रोटेशन वाइज 1 बाई 1 आकर के सर मेडिटेशन करते थे। दिस इज लाइक दैट ए केव। अच्छा, ये एक गुफा केव जैसा है, एक हाँ, गुफा है। विपस्सना सेंटर के जैसा है सर, जहां वो रोटेशन वाइज आकर के ध्यान करते थे। सर जी अंदर ऊंचाई ये इतना है, लंबा वहां तक है, जिसमें एक बार में एक आदमी खूब आसानी से बैठ सके। आज के डेट में भी जो बौद्ध भिक्षु आते हैं सर, इसके अंदर बैठते हैं, वो घुस पाओगे? करते हैं। जी हाँ, खूब अच्छी देखो तरह से। देखो अंदर देखो एम्प्टी है, लीजिए बेटा। देखो 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 भाई, दाएं हम लोग साइड अपना लीजिए, एक पत्ती ले लीजिए। वॉलेंटियर भेज रहे हैं, एक वॉलेंटियर भेज रहे हैं हम लोग। लाइट से हर देख भी हॉस्टल में सकते हैं एक बाबू। विपस्सना सेंटर है। इसमें आप सोचिए, अब ये बच्चा जा रहा है, यानी वो लोगों को एक कठिन साधना कराई जाती रही होगी कि उनका शरीर भी ना फैले, है ना। ये विद्यार्थी का जो 5 लक्षण है, खाना पीना इससे दूर रहना, वो वाला सिखाया गया होगा। इस तरह का बच्चा एक जो ये देखिए हमारे यहाँ का परिवार का हमारे सबसे सुखड़ी बच्चा है, ये जो घुस गया, तो हम लोग के बस का तो नहीं है। ये हर हॉस्टल में एक विपस्सना सेंटर है, यानी बौद्ध धर्म की जो शुरुआत हुई थी वो एक ज्ञान के कुंज से हुई थी, और अब बौद्ध धर्म जो है निर्विवादित रूप से हिंदू धर्म से ही आगे बढ़ा। अब हम लोगों ने आगे बढ़ने में क्या पाया क्या खोया, ये तो बात की बात है, आपके सामने है कि हम लोगों ने क्या पाया क्या खोया। ये मूर्ति का ओरिजिनल चरण चिन्ह बचा हुआ है। ये हमारा अपना थिंकिंग है। दिस इज वेरी एनर्जेटिक सर। आप अच्छा। लोग भी स्पर्श करिए। ये अंगुली का दाग, ये पैर के तलवे का दाग है। यहाँ से मूर्तियां मिली भी है, वो नालंदा म्यूजियम में है, बट दिस इज वेरी एनर्जेटिक। यहाँ पे भगवान बुद्ध की एक मूर्ति थी जिसको कि अभी नालंदा म्यूजियम में रखा गया है। ये उनके पद चिन्हों के निशान है। गुफा में जाने के पहले, गुफा से निकलने के बाद लोग इन मूर्ति को आकर के प्रणाम करते हैं। यहाँ पे ये है। हाँ बताएं। सर हर हॉस्टल का आंगन ही इनका क्लासरूम होता था। सो दिस वाज द लेक्चर हॉल एंड दिस वाज द लेक्चर प्लेटफॉर्म। यहाँ से टीचर इनको पढ़ाते थे। सर ये पत्थर के जगह पिलर था जिससे इनकी छतें टिकती थी। मीन्स गुरुकुल जैसा पढ़ाई होता था, गुरुकुल सिस्टम में। यहाँ से टीचर इन्हें पढ़ाते थे। बगल में ये चूल्हा है, नीचे से काठ की लकड़ियां जब इसके अंदर डाली जाती थी, दैट इज फॉर मल्टीपर्पज सर। जब क्लास चलता था लोग वहाँ प्रैक्टिकल का काम करते, माने अष्टधातु की मूर्तियों को जोड़ते तोड़ते गलाते थे। सुबह शाम लोग खाना बनाते थे। जाड़े के मौसम में हाथ सेकते थे, बाकी समय में आयुर्वेदिक दवाई बनाते थे। इस तरह से रहना पढ़ना खाना पीना सब गुरुकुल जैसा हुआ करता था। मतलब एक जो बच्चा है वो हर तरह की पढ़ाई सीख रहा है। ठीक है। जब वहाँ खाना बनता था, ये प्लेस जहाँ बैठ के लोग खाना खाते थे।
देखिए वहाँ खाना बन रहा है और वहीं पे ये लोग का प्रैक्टिकल वर्कशॉप भी है, जहाँ पे अष्ट धातु का ये लोग काम कर रहे हैं और वहीं पे आग उग भी सेक रहे हैं। यहाँ पे खाना खाने का है। ये इन लोगों का ये क्या इसको कहेंगे, स्टेज है ऑफ लेक्चर। तो हर हॉस्टल का अलग एक स्टेज है, हर हॉस्टल का अलग एक सिस्टम है। ये सामने में जो जगह आ रही है ये गोदाम घर है, जहाँ पे अनाज रखा जाता था। हाँ, या और इसका छत देखा जाए अभी भी बचा हुआ है, क्योंकि वो कमानीदार छत है, कमानीदार छत है। ऐसे भी मुड़ा हुआ है। वो कुआं था जल की सुविधा के लिए, पानी सूख गया है। अच्छा, सर जी, गोदाम के सामने यहाँ भगवान बुद्ध का विशाल मूर्ति होता था। इस मूर्ति को लाइटेड करने के लिए 2 पत्थर लगाया गया था, एक इधर एक उधर। ये पत्थर देखने के लिए साधारण लग रहा है, लेकिन साधारण है नहीं सर। अभी भी देखिए इसमें कितनी चकचक है। हाँ, उस जमाने में यहाँ कॉपर प्लेट लगाया जाता था, ताम्रपत्र। जब यहाँ पर सूर्य या चंद्र किरणें पड़ती थी, लाइट सीधे बुद्धा भगवान के मूर्ति पर जाता था, जिससे मूर्ति में रोशनी आती थी। मीन्स जस्ट लाइक मिरर सिस्टम। कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी थी, आप इसका अध्ययन यहाँ कर सकते हैं। देखा, ये नेचुरल लाइटिंग के लिए है। जब सूर्य और चंद्र की कोई भी किरण पड़ेगी, वो रिफ्लेक्ट करके भगवान बुद्ध की मूर्ति वहां पे रखी रहेगी, उस पे जाएगी। वाह भाई वाह। 3 राजाओं ने सर नालंदा को बनाया था। इसमें 3 तरह का निशानी जगह जगह पर काट कर दिखाया गया। सो वी आर स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर ऑफ नालंदा। हम फ्लोर पर खड़े हैं। ये बड़ी बड़ी ईंटें सर गुप्ता डायनेस्टी का है, यानी इससे नीचे कोई रिमेन्स नहीं है। ये कुमार गुप्त ने बनाया था। अच्छा, अनिल जी ने हमें बताया कि यहाँ पे क्या होता था, जैसे एक फ्लोर नष्ट हो गया तो उसको उखाड़ के दूसरा नहीं बनाते थे, उसके ऊपर दूसरा बनाते थे। तो सबसे पहला ये गुप्त साम्राज्य का है, जो बड़ी बड़ी ईंटें थी। ठीक है, इस तरह का जो मटेरियल जहाँ कहीं भी यूज है, जैसा सिस्टर वहाँ पूछ रहे थे, हाँ। ईंट का टुकड़ा, चूना, सुर्खी माटी, बेल का रस, गुड़, उड़द का दाल मिला हुआ, ये हर्षवर्धन काल का है, जो आपकी सीमेंट को भी फेल करता है सर। इतनी इसकी पक्की ढलाई है। जबकि सर जी, ये जो छोटे ईंटों का निर्माण हुआ है, ये पाला डायनेस्टी में हुआ है। तो गुप्त, हर्षपाल, 3 काल में नालंदा का पाल के समय से ही इसका ह्रास होने शुरू हो गया। और सबसे पहले गुप्त साम्राज्य ने, यहाँ पे बड़ी ईंटें जो देख रहे हैं, गुप्त साम्राज्य। उसके बाद गुप्त के बाद हर्षवर्धन के समय में ये सुर्खी, चूना, ईंट और बेल और गुड़ सब मिला के बनता था। फिर उसके बाद ये पाल के समय में छोटी ईंटें आई। तो आप देखिए कि एक समय ईंटें रही, फिर मिक्स हुआ और प्लास्टर, इसको आप देखेंगे, ये प्लास्टर आपको लग रहा है पूरा, ये प्लास्टर है पूरा, जबकि ये हर्षवर्धन के समय का है। और उसके बाद ये जो है पाल वंश के समय का है। बताया जाए सर। अभी तक जो मैंने बताया, नालंदा का सब पुराना इतिहास, एक नया इतिहास भी है। शायद इसको आप अपने मोबाइल पर पढ़ा होगा। ये पूरे दुनिया में वायरल न्यूज हुआ था, अभी भी यूट्यूब पर है सर। मैंने इसको आंखों देखा सर। 1 जनवरी 2017 को भूटान के महारानी के 3 साल के बच्चे नालंदा घूमने आए थे, जिनका नाम था टुक वांगचुक। वांगचुक फैमिली के थे। वो बच्चा नालंदा की पूरी कहानी बिना गाइड को बताए हुए बता रहे थे। जब वो इस ब्लॉक को घूम रहे थे, वो बच्चा ऊपर जाने के लिए बहुत रिजिड हो गए सर। हाई फाई फैमिली के बच्चे थे। जब उन्हें ऊपर जाने की मंजूरी दी गई, ऊपर के उन कमरों को बड़ा गौर से उन्होंने देखा। जब वो बच्चा बैक हो रहे थे, उस सामने के कमरा को उन्होंने बताया, यही हमारा कमरा है। 824 साल पहले हम इस कमरे में रहते थे और मेरा नाम बेरोचना था। सर, हिस्ट्री के अनुसार बेरोचना एक हायर टीचर थे। हकीकत क्या है मैं नहीं कह सकता, लेकिन पूरे बुद्धिस्ट कंट्री के लोग 100% उसे सत्य मानते हैं, क्योंकि उतना छोटा 3 साल का बच्चा झूठ भी सर नहीं बोल सकते। ही वॉज एक्सप्लेनिंग अबाउट रिवर सिस्टर। उनकी मम्मी सोनम दीदी बता रही थी कि जब से बोलना शुरू किया था, इसका एकमात्र अभिलाषा था, हमें नालंदा ले चलिए, हमें नालंदा चलने की बहुत इच्छा है। और यहाँ आकर के उन्होंने इस कमरे को सत्यापित किया। नहीं, चमत्कार तो हम लोग देख रहे हैं, अपने आंखों से देख रहे हैं चमत्कार, कि चमत्कार किस तरह से दुनिया में फैला हुआ है। सर, विश्वविद्यालय 700 साल तक रनिंग ऑर्डर में रहा। यहाँ 17 बड़े बड़े विद्वानों का नाम आता है, जो टाइम टू टाइम नालंदा के हेड हुए, जिनमें कुछ नाम है सर: नरोपा, तिलोपा, विरूपा, मरपा, मिलेरप्पा, गुरु पद्म संभवा, शांति देवा, शांति रक्षिता
आर्जदेवा, वसुबंधु, असंगा, धर्मकीर्ति, सुविष्णु, नागार्जुन, चंद्रकीर्ति, शीलभद्र, अतीश दीपंकर, ये सब बड़े बड़े स्कॉलर रहे नालंदा का। सर जी विश्वविद्यालय में जो लैंग्वेज था पाली और कुछ संस्कृत भी था, लेकिन सब्जेक्ट के रूप में सर कला विज्ञान, आयुर्वेद विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, दर्शन शास्त्र, तत्व ज्ञान, खगोल विज्ञान, सोचिए उस समय भी सर अपने यहाँ एस्ट्रोनॉमी, मेटाफिजिक्स की पढ़ाई हो रही थी। ऊपर वाला सब रिपेयर किया हुआ है सर, नीचे वाला सब आपका ओरिजिनल है। देखा जाए ओरिजिनल वाला कितना अच्छा और स्मूथ दिखाई पड़ रहा है, कितनी अच्छी फिनिशिंग है सर जी। जी बोले। ये बड़ी लंबी सीढ़ी नालंदा की किसी एक 9 मंजिली बिल्डिंग लाइब्रेरी पर जाने का रास्ता था, जो पूरा का पूरा नष्ट हो गया जल करके। सर यहाँ नीचे की सीढ़ियों को काट करके पुनः 3 लेयर को दिखाया गया है, जिसमें देखा जाए ये बड़ी बड़ी ईंटें गुप्ता डायनेस्टी की है, जो हम लोगों ने आंगन में देखा, जिससे बना हुआ हाँ धनुष का चिन्ह भी मिला है सर। दैट वाज द नेशनल सिंबल ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, जो प्रमाणित हुआ गुप्त काल में ये बना। जबकि इस तरह की दीवारें हर्षवर्धन काल की, ईंट का टुकड़ा चुनासुर की माटी की, छोटी ईंटें पाला डायनेस्टी की है। सर ये भी एक छात्रावास है जिसका आंगन क्लासरूम था। ये नालंदा का सबसे मेन स्तूपा शारिपुत्र का स्तूप है सर। यही स्तूप सबसे पहली बिल्डिंग है नालंदा का, जिसे सम्राट अशोक ने बनाया था। ये अंदर से सॉलिड है। इसके ऊपर भगवान बुद्ध का बहुत बड़ा मूर्ति था जो टूट गया। कुछ मूर्तियां हम दीवारों पर देख भी रहे हैं, मगर सर जी जो गोल गोल जैसा देखते हैं वो गोल वाला सब समाधि है। जो विद्यार्थी या प्रोफेसर बाई नेचर मर जाते थे, मर जाने के बाद उनके डेड बॉडी को घर भेजना संभव था नहीं, यहीं पर जला के उनके राख को रख करके उनके पोस्ट के हिसाब से बड़ा या छोटा गोल गोल समाधि बना देते थे। अब ये बिल्डिंग डैमेज हो गया, इसलिए रेलिंग दिया हुआ है। इसके बाद जाना मना है। पहले लोग इसके ऊपर जाते भी थे, अब जाना बंद हो गया। कोई बात नहीं, अच्छा हुआ कि नहीं जा रहे। हाँ, यहाँ पे जो चौकोर स्ट्रक्चर है ये सब ध्यान करने का है, और जो बीच में गोल वो दिख रहा है स्ट्रक्चर, यहाँ पे वो समाधि है। 3 बार में बना था सर। तीनों काल की सीढ़ियां हम वहाँ स्पष्ट देख रहे हैं। फर्स्ट सीढ़ी गुप्ता डायनेस्टी की है। गुप्त काल में टॉप वहीं तक रहा। हर्षवर्धन ने और ऊपर किया, टॉप वहां रहा। देवपाल ने पूरा टॉप किया। सर ये अंदर से सॉलिड, इसके ऊपर जो बुद्ध की मूर्ति थी वो नष्ट हुआ। इसी तरह से सेम टू सेम बाकी इधर स्तूपा मिला। ये सारिपुत्र का स्तूप प्रमाणित है। इधर कौन स्तूप किनका है प्रमाणित नहीं है सर। जबकि ये पोर्शन चैत्य कहलाता था, चैत्यालय, पूजा करने का मंदिर। इनमें भगवान बुद्ध का बड़ा बड़ा मूर्ति था जो टूट गया है, इसको चैत्य कहा जाता था। इसके अंदर भगवान बुद्ध की मूर्ति थी, मूर्ति टूट गई। यहाँ पे बुद्ध की कुछ मूर्तियां जो इधर उधर से खुदाई में मिला है रखा हुआ है सर। एस्बेस्टस वगैरह बाद में दिया गया। वहां भगवान बुद्ध के 4 पोज बने हुए हैं। नीचे वाला लाइन सब प्रोटेक्शन पोज है, आशीर्वाद मुद्रा। उससे ऊपर मेडिटेशन पोज, ध्यान मुद्रा। उससे ऊपर भूमि स्पर्श मुद्रा, और सबसे ऊपर प्रीचिंग पोज, अभय मुद्रा की मूर्ति है। सर जी खुदाई करने के पहले इमारत उसी तरह से दिखाई पड़ रहा था, जो टीला जैसा देख रहे हैं, जहां देख रहे हैं कुछ लोग खड़े हैं। सेम टू सेम सिस्टर, बाकी इधर 11 हॉस्टल मिला, बाकी पर वो गांव है। और सेम टू सेम बड़ा छोटा इधर 11 मंदिर मिला, जिसका यहाँ नक्शा बना हुआ है। खोद काम चुके अब बंद हो गया है। केवल रख रखाव इसका भारत सरकार पुरातत्व विभाग कर रही है। हमने बताया ये सब चौकोर वाला जितना है सब ध्यान करने का जगह। वहाँ हमने एक लाइब्रेरी का पोर्शन दिखाया जो 9 मंजिला था, जो ऊपर राउंड शेप में बना हुआ था। उसी की एक साइड सीढ़ी थी जिससे लोग ऊपर तक जाते थे। ये काली दागे जितना देख रहे हैं सब वही जलने वाला दाग है सर। मतलब ये जो अगल बगल गांव बसा है, वहाँ जो भी ईंट वगैरह मिलेगी उन लोगों को गुप्त काल की मिलेगी, और उसको बेच के लोग उसका जो है वो कर सकते हैं। ये स्ट्रक्चर है। चूंकि खुदाई अब बंद हो गया, अतः 1 पर किलोमीटर का ये नक्शा बना दिया गया है लास्ट में, जिससे पूरे की आइडिया मिली। सर एक लाइन ये मोनास्ट्रीज है, हॉस्टल जैसा सर को मैंने दिखाया। चारों तरफ रहने का कमरा, लेक्चर हॉल, लेक्चर स्टैंड, इस तरह की 11 बिल्डिंग मिली जो सब एक जैसे हैं। ये खुदाई का लास्ट पोर्शन है, खुदाई का लास्ट पोर्शन। और सबके सामने ये बड़ा छोटा एक एक चैत्य बौद्ध मंदिर है। ये मेन टेम्पल था, लेकिन मेन गेट नहीं मिला है अभी तक सिस्टर। यही रास्ता नया बनाया हुआ है जिससे हम आए थे, यहाँ खड़े हैं। आइए।
यहीं से वापस चलेंगे। यही नालंदा है। यहाँ के बाद हमारा गाइड वर्क समाप्त होता है। धन्यवाद। तो ये हमने आपको नालंदा का भ्रमण कराया है। हमारे बच्चे ने पूछा कि 6 महीने तक जलते रहा यहाँ की लाइब्रेरी और किसी ने उसको बचाया नहीं। तो मेरे पास उसका जवाब तो ऐसा कुछ खास है नहीं, लेकिन हाँ, हम ये देख रहे हैं कि खिलजी, बख्तियार खिलजी, जिसने यहाँ आक्रमण किया और जला दिया, उसके बारे में कहा जाता है। तो बाहरी आदमी को क्या पड़ा था कि वो आके जला देता? हो सकता है अंदर के लोगों को ही दिक्कत हो गई हो कि भाई ये क्या हो रहा है, सभी लोगों को पढ़ाई लिखा दिया जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे। हर जगह पे आज भी यही समस्या है, हर देश में, हर समाज में, हर कार्यालय में, कि कोई एक निरंकुश शासक 2-4 चापलूसों के बलबूते सारी व्यवस्था को नष्ट कर देता है। और वो ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि बाकी लोग मौन रहते हैं। आज हमें यहाँ पर साफ साफ पता है सरकार को कि 10 से 15 किलोमीटर में ये एरिया फैला हुआ है और वहाँ पे लोगों ने अपने घर बनाए हैं जिसमें गुप्त वंश की ईंटें हैं। एक एक ईंट लोग शायद लाख लाख रुपए में बेच दें, है ना। लेकिन शासन मौन रहेगा। ठीक उसी तरह से जिस तरह से जब यहाँ पे विध्वंस किया गया तो सारे लोग मौन थे। हम यहाँ से वापस लौट रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि नई नालंदा यूनिवर्सिटी का निर्माण जो हो रहा है वो एक नई किरण देश के लिए, समाज के लिए और विश्व के लिए लेकर आए। तो अस्तो मां ज्योतिर्गमय तमसो मां सद्गमय। जय मां सरस्वती।